नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का YouTube क्लास में। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की। पहली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ साथ हमने बिंदुसार पर चर्चा की। फिर उसके बाद एक क्लास हमने ली जिसमें हमने अशोक के बारे में क्या है एक चर्चा करी थी। अब हम बढ़ेंगे आगे और अशोक के प्रशासन, अशोक के राजनीतिक जीवन या उसके शिलालेख, इन सब बिंदुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या करेंगे, हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो पूरी क्लास देखा करिए और कमेंट्स, लाइक्स वगैरह करते रहा करिए, शेयर भी किया करिए सेशन को, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा साथियों तक क्या है इस क्लास का लाभ पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास की हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में हमने यहां पर चर्चा कर ली थी कि उसे बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था और ये अपने भाई सुसीम के पुत्र न्युग्रेत के प्रवचनों को सुनकर के क्या है बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था। मोगली पुत्र तिस्य का भी इसके प्रभाव पड़ा था। और आपको यह भी बता दिया जाए, इसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत, कौन से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तृतीय बौद्ध संगीत का क्या हुआ था, इसके शासनकाल में आयोजन भी करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था? पाटलिपुत्रा में करवाया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीत में तृतीय पिटक, जो त्रिपिटक है, जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो तृतीय पिटक, अभिधम पिटक की रचना कहां पर हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और यह तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 या 250 के बीसी के आसपास में इसका आयोजन किया गया था, ऐसा बताया जाता है। मोगलीपुत्र तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की थी और उसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए काम किया था। अब क्वेश्चन उठता है, जो पिछली क्लास में बता भी चुके हैं, क्वेश्चन उठता है कि अशोक बौद्ध धर्म की ओर कब आकर्षित हुआ? तो अशोक जो था बौद्ध धर्म की ओर कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ये बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध में हुई विभीषिका को देख करके इसका मन द्रवित हो उठा था और इसका मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ और इसने युद्ध नीति को त्याग करके क्या अपनाया? धम्म नीति का पालन किया। राइट ना? आइए अब थोड़ा सा अशोक के अवलेखों के अंतर्गत या अशोक के प्रशासन के अंतर्गत हमें कुछ तीर्थों के बारे में चर्चा मिलती है। तीर्थ क्या होते हैं, या कह सकते हैं कुछ अध्यक्ष होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो क्या है बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो राजा के मंत्रिमंडल के 2 घटक हुआ करते थे। अगर बात करें कि राजा के मंत्रिमंडल के, अगर हम घटक की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल के 2 घटक कौन थे? एक थे आपके मंत्रिण और दूसरे कौन हुआ करते थे? मंत्री परिषद हुआ करते थे। दूसरे कौन हुआ करते थे? मंत्री परिषद हुआ करते थे। मंत्रिण में कौन होते थे? मंत्रिण में 4-5 सदस्य होते थे, मात्र 4-5 सदस्य होते थे। और वर्तमान में देखा जाए तो जैसे कैबिनेट है ना, वैसे कैबिनेट के हिसाब से होते थे। इसके अंतर्गत युवराज होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, सेनापति हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे और उसके साथ साथ सन्निधाता हुआ करते थे। सन्निधाता जो करों का क्या करते थे? कलेक्शन करते थे। ठीक है, जो सन्निधाता होते थे वो कौन होते थे? कह सकते एक प्रकार के राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरे जो होते थे मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद ये क्या होता था? ये मंत्रिण से बड़ी एक सभा हुआ करती थी और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मंत्री आते थे। सभी प्रकार के मंत्री होते थे जो अमात्य उपधा परीक्षण के माध्यम से सफल होते थे, वही क्या करते थे? वही मंत्री बनाए जाते थे। आपको बता दिया जाए, कुछ तीर्थ महामात्र की भी चर्चा हुई है। किसकी चर्चा हुई? तीर्थ महामात्र की चर्चा हुई है। और ये उच्च स्तर के कर्मचारी हुआ करते थे या अधिकारी हुआ करते थे। इन्हें महामात्र कहा जाता है, इन्हें महामात्र कहा जाता है। प्रशासन के विभाग भी तीर्थ कहे जाते थे। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों का उल्लेख है और 26 प्रकार के अध्यक्षों का क्या किया गया है? 26 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। राइट ना? अब यहाँ पर हम आपको कुछ तीर्थ और कुछ अध्यक्षों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन था वो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित हुआ करता था और राजा का पद यहाँ पर वंशानुगत होता था। साथ ही साथ बता दिया जाए, राजा की सहायता के लिए मंत्री, जो हमने ऊपर बताई है, देखिए यहाँ बताइए, मंत्री नियुक्ति की जाती थी जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज और मुख्य समाहर्ता हुआ करते थे। यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट भी कहा है।
अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट भी कहा है। मौर्य काल के अंदर हमने आपको बताया कि कुल 18 तीर्थ होते थे और क्या है कुल 26 अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया। कुछ अध्यक्ष हैं जो आपके सामने है। शुल्काध्यक्ष कौन है? व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्रित करने वाले। पैक्टोध्यक्ष कौन होते थे? माप तौल के मान के जो नियंत्रित करने वाला हुआ करता था। सूत्राध्यक्ष कौन हुआ करते थे? वस्त्रोद्योग मंत्री हुआ करते थे। शूनाध्यक्ष जो हुआ करते थे वो बूचल खाने का प्रमुख हुआ करता था। साथ ही साथ लक्षणाध्यक्ष जो था वो टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था। टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता। अश्वाध्यक्ष जो घोड़ों की देखभाल करता था। हस्त्याध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला, ठीक है। पनयाध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य विभाग की देखभाल करने वाला। शुराध्यक्ष कौन होता था? आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। आकाराध्यक्ष कौन हुआ करता था? खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। देखिए आकाराध्यक्ष आगे खान विभाग का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष कौन हुआ करता था? धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष हुआ करता था। संस्थाध्यक्ष कौन हुआ करता था? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। साथ ही साथ नवाध्यक्ष कौन हुआ करता था? जहाज रानी का प्रमुख हुआ करता था। जहाज रानी का प्रमुख हुआ करता था। तो ये क्या थे? ये आपको बता दिया, ये कुछ अध्यक्ष थे और कुछ अध्यक्ष थे। बाकी अभी क्वेश्चन के माध्यम से जो और अध्यक्ष के पद छूटे हुए हैं उन क्वेश्चन के माध्यम से हम भी और उस पर भी क्या करेंगे, आगे चर्चा कर लेंगे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था पर अगर चर्चा किया जाए तो मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था हुआ करते थे, यूनानी इतिहासकारों ने बताया है, हमने आपको बताया भी है, पहले भी बताया है कि चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना हुआ करती, मतलब बहुत विशाल सेना हुआ करती थी, बहुत ही विशाल सेना हुआ करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल करने के लिए एक अलग विभाग होता था। उस विभाग के कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य उसके क्या हो, विभाग के सदस्य हुआ करते थे। कौटिल्य के हिसाब से देखा जाए तो राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए, ठीक है। हाँ, नियुक्त करता था, लेकिन यही के लेकर के क्या है, इसका कहा जाता है कि ये क्या है, लुटेरों की सेना हुआ करती थी, सभी वर्गों के लोग हुआ करते थे। तो मेगास्थनीज या अन्य इतिहासकार बोलते हैं कि भैया ये लुटेरों की सेना हुआ करती थी इसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा की परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार से युद्ध करने चाहिए। तो युद्ध को क्या है, आइए युद्ध पे देख लेते हैं। कौन है? प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध मतलब आमने सामने, 2 सेनाएं आमने सामने लेकर के जो युद्ध करती है उसे प्रकाश युद्ध के नाम से जाना जाता है। कूट युद्ध, चालाकी और छलबाजी करके, चालाकी करिए, छलबाजी करिए, युद्ध जीतने से मतलब, युद्ध जीतने से मतलब है चाहे जैसे आप करिए, तो कूट युद्ध, चालाकी, छलबाजी से किया गया युद्ध। दूसरी युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध या कह सकते हैं शत्रु के, मतलब किसी भी शत्रु के राज्य में जाकर के गृह युद्ध छुड़वा दो, ठीक है। वो अपनी परिस्थितियों से ही परेशान हो जाए, तो उसे क्या कहा गया, उसे अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु राज्य युद्ध के नाम से क्या है, जाना गया। तो 3 प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के युद्ध कौटिल्य बताता है कि भैया 3 प्रकार के युद्ध क्या है, 3 प्रकार के युद्ध राजा को करने चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर व्यवस्था पर देख लिया जाए तो इसका जो प्रथम विवरण प्राप्त होता है, गुप्तचर व्यवस्था का अगर हम बात करते हैं कि सर प्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है, तो प्रथम विवरण अर्थशास्त्र से मिलता है। कहां से मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है। पुरुष और महिलाएं दोनों गुप्तचर हो सकते थे, ठीक है। पुरुष और महिलाएं, ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष ही गुप्तचर होंगे, पुरुष और महिलाएं दोनों गुप्तचर हो सकते हैं। साथ ही साथ गुप्तचर जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। वो क्या होते थे? 2 प्रकार के होते थे। तो मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषदों के अभाव के कारण जनता के मनोभाव, विचारों और इच्छाओं, राजा के विरोधियों, विद्रोही अधिकारियों की आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी, राइट है। सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की क्या है, स्थापना की गई थी। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया है। हमने आपको बताया महिला और पुरुष दोनों को क्या है, गुप्तचर हो सकते थे। तो जो पुरुष गुप्तचर होता था उसे गूढ़ पुरुष, जो महिला गुप्तचर होती थी उसे गूढ़ महिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्ट्राबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर के कहा है। गुप्तचरों को क्या कहा गया है? इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना गया है। संस्था 2 प्रकार के, हमने आपको बताया गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे,
मतलब ये कह सकते हैं कि क्या होते थे ये बच्चा, ये भैया अस्थाई गुप्तचर होते थे। ये कैसे गुप्तचर होते थे? तो ये बेटा ये अस्थाई गुप्तचर होते थे। एक पर का स्थान पर रह करके क्या करते थे? एक स्थान पर रह करके ये क्या करते थे? एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे। अब इसके भी 5 भाग हैं। इसके भी 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से? पहला है कापाटिक। कापाटिक का मतलब क्या है कि विद्यार्थियों के भेष में रहने वाला गुप्तचर। दूसरा है वैदेहक। वैदेहक कौन हुआ करता है? जो व्यापारी के भेष में रहने वाला गुप्तचर है। तीसरा है उदाइस्थ। उदाइस्थ जो है वो सन्यासी के भेष में रहकर रहने वाला गुप्तचर है। चौथा है तामस। तामस कौन है? जो तपस्वियों के भेष में रहने वाले गुप्तचर है। और 5वां है गृहपतिक, जो क्या है? किसान के भेष में रहने वाला गुप्तचर हुआ करता है। गुप्तचर वगैरह। तो संस्था गुप्तचर के भी 5 पार्ट है। संस्था गुप्तचर के भी क्या है बच्चा? 5 पार्ट है। चलिए उसके साथ साथ गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा जो है वह संचरा है। कौन सा है? दूसरा है संचरा। तो संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचरी का कार्य करते थे। एक प्रकार से कह सकते थे कि भैया ये भ्रमणशील गुप्तचर हुआ करते थे। इनके भी 4 भाग हैं। इनके भी 4 भाग है। पहला कौन है? परिवाज्रिक, परिवाज्रिका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रसद। तीसरा कौन सा है? सत्री है। चौथा कौन सा है? तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण। अब परिवाजिका कौन है? परिवाजिका वो होते हैं जो भिक्षुणी के भेष में रहने वाले गुप्तचर होते हैं। और ये कह सकते हैं इनमें अधिकतर जो इनमें जो गुप्तचर होते थे ये वेश्याएं जो हुआ करती थी, नगर वधुओं को ऐसे गुप्तचर के रूप में बनाया जाता था। दूसरा है रसद। तो ये क्रूर प्रकृति के बहुत मतलब देखने में डरावने टाइप के हुआ करते थे, जो कह सकते डाकू वाकू जो होते थे उनको गुप्तचर का रूप दिया जाता था। सत्री कौन होते थे? विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर होते थे जिनका कोई परिवार नहीं होता था। इनको क्या है? इनका कोई परिवार नहीं होता था। विशेष प्रशिक्षण के क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। तीक्ष्ण का मतलब इन्हें सूरवीर गुप्तचर के नाम से भी जाना गया। सूरवीर गुप्तचर के नाम से भी जाना गया। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन के नाम से जाना था। मतलब जैसे पड़ोसी गृह राज्य में अपने गुप्तचर नियुक्त कर दो कि भैया वहां से जरा सूचना लाओ कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है। तो पड़ोसी राज्यों में जो विदेशी राज्यों में जो नियुक्त होते थे उसे उभय वेतन कहा जाता था। उसे क्या कहा था? उभय वेतन के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला हम चलते हैं न्याय व्यवस्था पर। अगला हम देखते हैं तो हम इनकी किस पे बात करते हैं? हम इनकी न्याय व्यवस्था पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था हुआ करती थी मौर्य काल में। 2 प्रकार के न्यायालय आए। ठीक है। सबसे बड़ा जो न्यायालय होता था राजा का केंद्रीय न्यायालय होता था, या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। सैन्य का, इन सब का प्रधान कौन होता था? इन सब का प्रधान आप जानते हैं कौन होता था? क्या? राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्रीय न्यायालय होता था। सबसे बड़ा न्यायालय कौन हुआ करता था? तो मौर्य काल में सबसे बड़ा न्यायालय जो होता था वो राजा का केंद्रीय न्यायालय हुआ करता था। और सबसे छोटा न्यायालय अगर देखा जाए, सबसे छोटा न्यायालय कौन है? तो सबसे छोटा न्यायालय बच्चा कौन सा है? वो है आपका ग्राम न्यायालय। ठीक है। सबसे छोटा ग्राम न्यायालय, सबसे बड़ा कौन सा है? वो राजा का केंद्रीय न्यायालय हुआ करता है। ग्राम न्यायालय में ग्रामिक या ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से न्याय करते थे। ग्राम न्यायालय में क्या है? जो ग्रामिक होते थे वो ग्राम न्यायालय के क्या हुआ करते थे? प्रमुख हुआ करते थे। ग्राम न्यायालय के क्या हुआ करते थे? प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है। 2 प्रकार के न्यायालय आई हैं। न्यायालय अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन है? धर्म स्थीय और दूसरा कौन है? कंटक शोधन। न्यायालय 2 प्रकार के, धर्म स्थीय और दूसरा कौन सा है? कंटक शोधन। तो फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता है और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता है। धर्मस्थीय वो होता है ये जो दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय क्या है? जर जोरू जमीन इन सब का जो मामला होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है? वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आता है? वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम देखा जाए तो कंटक शोधन होता था। कंटक शोधन एक प्रकार से क्या आते हैं? कंटक शोधन एक प्रकार से फौजदारी न्यायालय हुआ करता था।
कंटक शोधन क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो कंटक शोधन एक प्रकार से क्या होता था, एक प्रकार से फौजदारी न्यायालय होता था। कैसा होता था, फौजदारी न्यायालय, मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो प्रतिष्ठा हुआ करता था। उसका कौन है, प्रतिष्ठा हुआ करता था। जनपद का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, जनपद का जो मुख्य न्यायाधीश था वो रज्जुक था। बाद में वो कह सकते हैं वो एज लाइक डिस्ट्रिक्ट जज, जो ठीक है डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो एज लाइक वैसे हुआ करता था। वो क्या है, वैसे हुआ करता था। सत्र न्यायालय के जो जज होते हैं वैसे ही रज्जुक की पोस्ट हुआ करती थी, वैसे ही रज्जुक की पोस्ट क्या है, हुआ करती थी। तो कंटक शोधन फौजदारी है और दीवानी कौन सी है, धर्मस्थी है। दीवानी कौन सी है, धर्मस्थी है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा भी किया था। तो ये कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह समाज के लिए बेहतर एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। अशोक ने बार बार से क्या किया, बार बार से 26वें वर्ष तक क्या किया, 25 बार जो वृद्ध कैदी हुआ करते थे उनको रिहा भी किया गया। वृद्ध कैदियों को क्या किया गया, उन्हें रिहा भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? प्लीज आप लोग सेशन को लाइक भी करा करिए और अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इसे शेयर भी कर दिया करिए, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है साथी आपके क्या है, ज्यादा से ज्यादा साथी आपके क्या है इस क्लास का आनंद ले पाए, ज्यादा से ज्यादा साथी क्या है इस क्लास का आनंद ले पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व व्यवस्था पर देखा जाए तो राजस्व व्यवस्था पर अगर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, राजस्व व्यवस्था पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आइए देखते हैं कैसा हुआ करता था राजस्व व्यवस्था, कितने प्रकार के कर इकट्ठा हो रहे थे, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। एक बार राजस्व व्यवस्था का मतलब क्या है भैया, जहां से क्या है, जहां से कोष के क्या है, कोष इकट्ठा किया जा रहा, जहां से क्या है, कोष इकट्ठा किया जा रहा। तो मौर्य काल में वित्तीय वर्ष आषाढ़ से जेठ तक होता था। आषाढ़ से जेठ, अरे जानते ना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, ठीक है, अगहन माघ पौष फाल्गुन, ठीक है, 12 होते थे। याद है, मास्टर को याद है, हिंदी वाले याद है ठीक है, हिंदी वाले याद है बच्चा कान लगा के सुन रहा था। हाँ, देखिए मास्टर की याद है, नहीं याद है, देखिए ये हिंदी वाले महीने याद है। भाई साहब गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और गांव से ना भी बिलोंग करेंगे तो हमारा नेशनल कैलेंडर है यार, क्यों नहीं जानेंगे, नेशनल कैलेंडर है तो क्यों नहीं जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले जो किसान से लिया जाने वाला कर होता था उसे भाग के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र रूप से जो खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला जो भूमिकर है उसे क्या कहते हैं, भाग के नाम से जाना जाता था। अशोक ने लुम्बिनी में भाग कर घटाकर क्या 1/8 कर दिया, कितना, 1/6 से घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। क्यों कर दिया था, कारण क्यों कर दिया था भैया, 1/6 से घटाकर 1/8 से घटा 1/6 से घटाकर 1/8 के बार, ठीक है, क्यों कर दिया था। कारण ये था कि भैया वो बुद्ध का धार्मिक स्थान हुआ करता था, सॉरी बुद्ध का जन्म स्थान हुआ करता था, बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थान हुआ करता था। यही कारण था कि इसे घटा करके क्या कर दिया गया, इसे घटा करके क्या कर दिया गया था, घटा करके 1/8 कर दिया। और आप जानते हैं यहाँ इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, इसकी जानकारी हमें रुम्मनदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। और रुम्मनदेही अभिलेख जो है वो मौर्य अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसपे शासन प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। वो आर्थिक लेख हुआ करता था, एक प्रकार से उसका संबंध कैसा था, अर्थशास्त्र से हुआ करता था, उसका आर्थिक लेख हुआ करता था, एक प्रकार से क्या हुआ करता था, ठीक है, आर्थिक लेख हुआ करता था, राइट। चलिए, बिक्री कर क्या हुआ करता था, तो बिक्री कर नगद कर, देखा जाए बिक्री कर में हिरण जो हुआ करता था वो नगद कर हुआ करता था। उदक भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, उदक भाग क्या हुआ करता था, उदक भाग एक सिंचाई कर हुआ करता था, एक प्रकार से सिंचाई कर हुआ करता था। आइए नगर प्रशासन पे बात करते हैं। नगर प्रशासन बड़ा इंपॉर्टेंट है,
नगर प्रशासन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नगर प्रशासन पर हम लोग थोड़ी सी क्या करेंगे, हम लोग नगर प्रशासन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्तम जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, हमें इंडिका के माध्यम से प्राप्त होती है। और मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा का मतलब क्या है, पाटलिपुत्र। तो पोलीब्राथा या कह सकते हैं किसका वर्णन दिया है, पाटलिपुत्र का क्या दिया है, पाटलिपुत्र का वर्णन दिया है, पाटलिपुत्र का दिया है, वर्णन दिया है। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। नगर का जो प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना गया है, तो नगर का जो प्रमुख होता है उसे नागरक कहा जाता है। और नगर का जो प्रमुख है, ध्यान दीजिएगा, और यहां से क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया, नगर का प्रमुख किसे कहा जाता था, नागरक था। जबकि मेगास्थनीज इसे क्या कहता था, जबकि मेगास्थनीज इसे क्या कहता था, मेगास्थनीज ने इसे एस्टिनोमोई कहा है। क्या कहा है मेगास्थनीज ने इसे, एस्टिनोमोई कहा है। ठीक है, तो एस्टिनोमोई कौन हुआ करता था, नगर का प्रमुख हुआ करता था, नगर का प्रमुख हुआ करता। आगे भी हो सकता है क्वेश्चन मिले, ये वाला क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीग्राथा में नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्य एक सभा हुआ करती थी, जिसमें 6 समितियां थी और हर समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो सिंपल सा है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन चलाया जाता था वो 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था और प्रत्येक समिति के 5-5 सदस्य होते थे। अब कहोगे सर कौन कौन सी समिति हुआ करती थी, तो शिल्प कला समिति हुआ करती थी, विदेश समिति हुआ करती थी, उद्योग व्यापार समिति हुआ करती थी, वस्त्र निरीक्षक समिति हुआ करती थी और कर निरीक्षक समिति हुआ करती थी। कर निरीक्षक समिति हुआ करती थी, साथ ही साथ जनसंख्या समिति हुआ करती थी। 6 समितियां थी, 5-5 सदस्य थे, तो टोटल 30 सदस्यीय एक सभा हुआ करती थी। टोटल क्या थी, 30 सदस्यीय एक सभा हुआ करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है, नगर का अधिकारी एस्टिनोमोई कहा है, हमने अभी आपको बताया भी है और ये नीचे पॉइंट लिखा भी हुआ है। ठीक है, नीचे पॉइंट क्या है, लिखा भी हुआ है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं अन्य प्रशासनिक इकाइयों में। तो मौर्य काल को सामाजिक साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रांतों को चक्र कहा गया है। कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है, तो अनेक नहीं है भैया, 5 प्रांत में विभाजित किया गया। 5 प्रांत हुआ करते हैं। 5 प्रांत कौन कौन से हैं, एक आपका है उत्तरापथ, एक आपका कौन सा है, दक्षिणापथ, उत्तरापथ दक्षिणापथ। एक आपका कौन सा है, एक आपका है आवंती राष्ट्र, एक आपका कौन है प्राची या कह सकते हैं प्राची, एक आपका कौन सा है कलिंग। तो ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं और इनकी राजधानियां क्या, राजधानियों से मैच करने वाला प्रश्न पूछा गया है। उत्तरापथ की राजधानी क्या हुआ करती है, तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हुआ करती है। दक्षिणापथ की राजधानी क्या हुआ करती है, सुवर्णगिरी हुआ करती है। आवंती राष्ट्र की राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैनी या महिष्मती हुआ करती है। प्राची या प्राची की राजधानी क्या हुआ करती है, तो प्राची या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती है। कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती है, तोसरी। तो प्रांतों को क्या कहा गया, चक्र कहा गया। प्रांतों का जो वायसराय या जो कह सकते हैं गवर्नर होता था वो कोई आर्यपुत्र या कह सकते हैं राजकुमार होता था। अशोक के समय तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में कुमार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इसी समय आपको बता दिया जाए कुछ अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करते थे। कंबोज भी थे, भोज भी थे, पैतनिक आटविक राज्य थे, सौराष्ट्र प्रांत की, इन सब की स्थिति जो थी वो अर्ध स्वतंत्र की स्थिति हुआ करते थे, अर्ध स्वतंत्र की स्थिति। हमने आपको बताया ना मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता के समय 5 चक्रों में विभक्त हुआ करता था। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे। एक हुआ कौन सा हुआ करता था, एक तोसली हुआ करता था और दूसरा समापा हुआ। और समापा से आज हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। कलिंग से उसका क्या हुआ करता था, कलिंग से उसका संबंध हुआ करता था। ठीक है, चलिए प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी जिसे कुमार कहा जाता था। इस पॉइंट को हम बता चुके हैं। ठीक है, प्रांतपति की। और आपको बता दिया जाए, अगर हम बताएं तो पहला तो होता था राष्ट्र,
फिर क्या होता था, फिर होता था प्रांत की विभाजन है। प्रांतों का विभाजन किसमें होता था, मंडल में। मंडल का विभाजन किसमें होता था, जिला प्रशासन में। जिला प्रशासन का विभाजन किसमें होता था, तो एक मध्यवर्ती स्तर आता था। एक कौन आता था, मध्यवर्ती स्तर आता था। उसके बाद ग्राम प्रशासन आता था, ग्राम प्रशासन। और मध्यवर्ती स्तर में क्या होता था, इस मध्यवर्ती स्तर में ठीक है कौन कौन हुआ करता था, तो कौन कौन इसमें एक हुआ करता था, खारवटिक। ठीक है, पहले संग्रहण होगा, संग्रहण होगा, संग्रहण। फिर इसमें कौन आएगा, फिर इसमें खारवटिक आएगा। ठीक है, खारवटिक आएगा। और खारवटिक के बाद कौन आएगा, द्रोणमुख आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, द्रोण। ये सब मध्यवर्ती स्तर है। ये कौन सा है, मध्यवर्ती स्तर पर। ये कौन से स्तर हुआ, ये मध्यवर्ती स्तर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अशोक के अभिलेखों की बात कर लिया जाए तो हमने आपको बताया है कि अशोक के अभिलेखों को टी पैंथलर ने नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में सबसे पहले खोजा। और उसको पढ़ा किसने, उसको पढ़ा किसने, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर उसको पढ़ा किसने, पढ़ा किसने। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को क्या है, पढ़ा था। और वो कौन सा हुआ करता था, दिल्ली टोपरा से उल्लेख हुआ करता था। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत हुआ करती थी। मूल भाषा क्या हुआ करती थी, प्राकृत हुआ करते थे। लेकिन आपको बता दिया जाए, अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं वो कितने लिपियों में लिखे गए हैं, वो 4 लिपियों में लिखे गए। कितने लिपियों में लिखे गए, 4 लिपियों में लिखे गए। कौन कौन सी है, वो आपकी है ब्राह्मी लिपि, कौन कौन सी है, वो आपकी है खरोष्ठी लिपि, वो और कौन सी आपकी अरमाइक है, अरमाइक है, और कौन सी है, और आपकी यूनानी। ये 4 लिपियों में लिखे हैं। मूल भाषा इनकी प्राकृत हुआ करती थी। अशोक की देखिए हमने 4 लिपियों के बारे में बता दिया, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी। मतलब जो सोचो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख है, उनका वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख कौन कौन है, एक आपका शिलालेख, दूसरा है आपका स्तंभ लेख, और तीसरा है आपका कौन सा, तीसरा है आपका गुहालेख। 3 भागों में 14 शिलालेखों की बात की जाती है। ठीक है, 14 शिलालेखों की बात की जाती है। उसके बाद लघु शिलालेख की भी बात की जाती है। ढेर सारे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थान है मानसेरा, सहबाजगढ़ी, कांधार, कालसी, टोपरा, मेरठ, लौरिया, नंदनगढ़, ये सब अभिलेख है जहाँ से, ये सब स्थान है जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब पता चल रहा है कि अशोक का राज्य क्षेत्र इतने क्षेत्र में ये विस्तृत हुआ करता था। ये वाला क्षेत्र में अशोक का राज्य क्षेत्र विस्तृत हुआ करता था। चलिए डिटेल में चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों में। धौली एवं जौगर से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में 10, 11, 12, 13 नहीं मिलते हैं। यहाँ से 2 पृथक शिलालेख मिलते हैं। पाकिस्तान से जो पश्चिमी में प्राप्त हुए हैं वहां पर खरोष्ठी लिपि या यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। भाबरू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और भाबरू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा, क्या स्वयं को मगध का राजा। एलुगुड़ी से दीर्घ एवं लघु शिलालेख दोनों पाए जाते हैं साउथ में है। एलुगुड़ी क्या है, साउथ में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने राज्य, साम्राज्यों, पड़ोसी राज्यों के में मनुष्यों, पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध, मतलब पड़ोसी राज्यों का उल्लेख दूसरे में मिलता है। पड़ोसी राज्य और सीमा और समकालीन राज्यों का उल्लेख 13वें अभिलेख में भी मिलता है। और रुमनदेह स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक कर को समाप्त कर एक घटाकर भूमि कर को 1/8 करने का उल्लेख है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। इलाहाबाद कौशाम्बी लोक शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पे रानी करवाकी का जिक्र है। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक में 13वें वर्ष में धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमने आपको बता भी चुके। आइए सामाजिक व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया। मेगस्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसने आर्थिक आधार पर समाज को 7 भागों में बांटा है। आर्थिक समाज को क्या है, मेगस्थनीज ने 7 भागों में बांटा है।
कौन कौन? दार्शनिक होते थे, कृषक होते थे, पशुपालक और व्यापारी, सैनिक हुआ करते थे। ये विभाग हुआ करते थे। अब इनके एक बार कार्य देख लिया जाए। दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी और विद्वान और भिक्षु आते थे। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में किसानों की संख्या सर्वाधिक बताया है। पशुपालन, पशुपालन का जो काम करते थे पशुपालक थे। व्यापारी और शिल्पी अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में मौजूद हुआ करते थे। निरीक्षक ही समाज की व्यवस्था के निरीक्षक हुआ करते थे। मंत्री जो थे वो समाज में इसके अंतर्गत शासक नहीं आते। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये हमने 2 सिद्धांत मिलते हैं, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और ये मेगास्थनीज का। दोनों अलग अलग है, एक मिसमैच मत करिएगा वरना नंबर मिलेगा नहीं। दास प्रथा, मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन मेगास्थनीज दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। मतलब इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ दासों की स्थिति काफी बेहतर हुआ करती थी। स्त्रियों की दशा देखा जाए तो स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा अधिक गिरावट आई है। समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें विधवा और पुनर्विवाह भी होता था। पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्व्यू कहा जाता था, पुनर्व्यू कहा जाता था। तो चलिए आज के क्वेश्चन की श्रृंखला हमारे सामने प्रकट हो चुकी है। तो आज के सेशन में अब हम डिस्क्रिप्टिव वाला सेशन रोक करके और आज हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन की श्रृंखला को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की श्रृंखला को क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है कि सर अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है। कृषि से, व्यापार से, महिला कल्याण से और सेना से। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है कि सर अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब बता दिया जाए। अर्थशास्त्र का संबंध किससे, सीता। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है। तो सीता अध्यक्ष का जो संबंध है वो किससे है, वो कृषि से है। कृषि से, किससे है बेटा, वो कृषि से हुआ करता है। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है, वो कृषि से हुआ करता है। राइट, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, आइए उस पर देखते हैं क्या है भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लैंड रेवेन्यू व्हिच वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज कलेक्टेड ऑफ व्हिच कलेक्टेड बाय व्हिच ऑफिशियल। ठीक है, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य का अधिकारी, राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब अग्रनोमोई, ये तो नगर का अध्यक्ष हुआ करता था। शुल्का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, आकर अध्यक्ष। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है सीता अध्यक्ष भैया। क्या सही जवाब, सीता अध्यक्ष हुआ करता था, जो क्या करता था, जो कि भूमिकर को एकत्रित करता था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि से अभिप्राय क्या है, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती गई भूमि, वनीय भूमि। तो सीता मतलब एक ऐसी भूमि जहां से कर का कलेक्शन हो रहा है। जहां से कर का कलेक्शन हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वहां पर भैया खेती हो रही है। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि है उसे क्या कहा गया है, उसे सीता भूमि के नाम से जाना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मध्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में हुआ करते थे। कौन कौन, धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक, कंटक, सोलह। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र फॉलोइंग जुडिशियल कोर्ट एक्सिस्ट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक, कंटक, सोलह। तो हमने 2 न्यायालय बताए हैं, 2 न्यायालय बताए, फौजदारी बताया है और दूसरा कौन बताया है, दूसरा आपको दीवानी बताया। ठीक है, तो
कौन कौन से हुआ करते थे इसमें आपको देखा जाए तो धर्मस्थीय न्यायालय कैसा हुआ करता था, तो दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय हुआ करते थे। कंटक शोधन कौन सा हुआ करता था, ये फौजदारी था। कंटक शोधन का जो हेड प्रमुख हुआ करता था प्रतिष्ठा हुआ करता, वो कौन हुआ करता था, प्रतिष्ठा हुआ करता था। और धर्मस्थीय का जो प्रमुख हुआ करता था वो व्यवहारिक हुआ करता था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा और चौथा इसका सही जवाब है। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से which of the following statement is false according to कौटिल्य, कौन सा कथन कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राजा सर्वशक्तिशाली है, राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, और राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए, जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखनी चाहिए। आपको बताना है इनमें से which of the following statement is false according to कौटिल्य। ठीक है, king is the super power, king is the supreme power, king should be have a strong army, a king should not appoint a king should not appoint minister for the his help। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या है, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल गलत जवाब है। राजा के लिए मंत्री होना चाहिए। मंत्री क्या है, मंत्री राज्य के अभिन्न अंग हुआ करते हैं, और दो प्रकार के, एक मंत्री हुआ करते थे, एक मंत्री परिषद हुआ करते, दो प्रकार के होते थे, दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित थी, तो जिसके सदस्यों की संख्या भी हम बता चुके हैं, 6 समितियां और 5 सदस्य। बताओ, 6 पंचे 30। आंसर बी, आंसर क्या है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। Which of the following source provided detailed information about town administration of Maurya? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। तो मेगास्थनीज की इंडिका के माध्यम से क्या होती है, मेगास्थनीज की इंडिका के माध्यम से हमें नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी, ठीक है, एक एस्ट्रोनोमोई है, एक एग्रोनोमोई है, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के अधिकारी। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित था आपको, ठीक है, माप तौल, प्रशासन, प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व। तो एग्रोनोमोई एक प्रकार से हम देखा जाए तो जिले का अधिकारी हुआ करता था, नगर प्रशासन का अधिकारी हुआ करता था, जो कि मार्ग निर्माण से भी क्या होता था, मार्ग निर्माण से भी संबंधित होता था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। समाहर्ती अधिकारी कौन से हैं, कौन सा पद वो धारित करते हैं, समाहर्ती, सन्निधात्री, संस्था अध्यक्ष, अंतर्वंशिका। चलिए बताइए बेटा। महलों के रक्षकों की प्रमुख भूमिका, राजस्व का प्रधान संग्राहक, कोषपाल, बाजार अधीक्षक, अभी तो इसमें से बताया हमने। समाहर्ता या समाहर्त्री, समाहर्त्री कौन होते थे, राजस्व का प्रधान संग्राहक होता था। तो पहले का दूसरा में 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन को कट करके बाहर करो, इन दोनों ऑप्शन को कट करके बाहर करो। संविधात्री या सन्निधाता इन्हीं को बोला जाता था, इन्हीं को क्या बोला जाता था, सन्निधाता। ये क्या है, कोषपाल होते थे। दूसरे का तीसरा यहाँ से फंस रहा है, यानी कि बी, आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर हम संस्था अध्यक्ष की बात करते हैं तो बाजार का जो अध्यक्ष ये कोषपाल होगा, कोषपाल होगा, संस्था अध्यक्ष बाजार का अधीक्षक होगा, अंतर्वंशिका ये क्या होगा, महल के राज रक्षकों के प्रमुख होगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकारी और इधर मौर्य राजतंत्र में कर्तव्य, समाहर्ता, सन्निधाता, नागरक, अक्षपाटलिक, कोषाध्यक्ष व भंडारक, संग्राहक, नगर प्रशासन, केंद्रीय लेखाकार। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। समाहर्ता तो हम बता चुके हैं, समाहर्ता इसका क्या है, संग्राहक होता है। सन्निधाता क्या होता है, कोषाध्यक्ष और भंडाराध्यक्ष।
नगर का प्रमुख जो होगा वो नागरिक होगा, और अक्षपाटली कौन होगा, केंद्रीय लेखाधिकारी होगा। ए इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में संनिधाता किससे संबंधित था, फिर से रिपीटेड प्रश्न है। संनिधाता किससे संबंधित हुआ करता था, संनिधाता कोष की देखभाल करता था, कोष की क्या करता था, देखभाल करता था। राजुक कौन थे, चोल राज्य के व्यापारी थे, मौर्य शासन के प्रमुख अधिकारी थे या भूमापक थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत थे, शक सेना में अधिकारी हुआ करते थे। राजुक कौन हुआ करते थे, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। राजुक कौन हुआ करते थे, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए कमेंट करके बताते रहिए। चोल सेना में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी या भूमाप, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, और शक सेना में सैनिक। तो राजुक कौन हुआ करते थे, राजुक की बात किया जाए तो राजुक हुआ करते थे, ठीक है, मौर्य शासन में अधिकारी या भूमापक हुआ करते थे। जिला स्तर पर इनका, मध्यवर्ती स्तर पर इनकी नियुक्ति होती थी। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी माप तौल का या तौल माप का प्रभारी था, पैतवाध्यक्ष, पान्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सोनाध्यक्ष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पैतवाध्यक्ष इज द राइट आंसर। पैतवाध्यक्ष जो हुआ करता था, वो पैतवाध्यक्ष कौन था, पैतवाध्यक्ष मौर्य युगीन अधिकारी हुआ करता था, जो माप तौल का प्रभारी हुआ करता। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता, ठीक है, व्यवहारिका, अत्रपाल, प्रतिष्ठा। Who among the following was associated with रेवेन्यू कलेक्शन इन मौर्यन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो समाहर्ता क्या था, समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने के लिए क्या करता था, ये संबंधित हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, युक्त, प्रादेशिक, राजुक, अग्रहारिक। तो युक्त भी था, प्रादेशिक भी था, राजुक भी था। अग्रहारिक इसके शासन काल में नहीं था, अग्रहारिक हर्ष के शासन काल में लिखता था। क्योंकि हर्ष के शासन काल में क्या है, ये होता था। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे, सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म प्रचार करते थे, राजस्व वसूलते थे। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे, आपको बताना है। तो अशोक ने अपने साम्राज्य में घटनाओं की सूचना देने के लिए क्या प्रतिवेदकों को नियुक्त किया गया था। उनके आदेश दिया गया था कि प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान में सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना उन्हें दे। और इसका उल्लेख छठे अभिलेख में प्राप्त होता है। इसका उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, छठे अभिलेख में प्राप्त होता है, राइट। ये क्या करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे। Wherever prince were appointed during अशोका रीजन। अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, तक्षशिला, उज्जैनी और जूनागढ़। और उसके साथ साथ तक्षशिला, तोसली और सोपारा, उज्जैनी, मथुरा, एरागुडी। चलिए बताए, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे, तो अशोक के शासनकाल में तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में नियुक्त हुआ करते थे। निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा एक अशोक के राज्य के पूर्वतम भाग में स्थित है, पूर्वतम, पूर्वतम यानी बांग्लादेश साइड में कहीं स्थित होगा, वो बांग्लादेश साइड में स्थित होगा। बराबर पहाड़ी गुफा, धौली शिलालेख, सहस्त्रम गौड़ शिलालेख और लावरिया राज का लेख। तो आपको बताना है इनमें से सही। अच्छा, बांग्लादेश में नहीं स्थित होगा, बंगाल बिहार के नीचे आ जाओ, उड़ीसा। ओके, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। वेट प्लीज, मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। क्या समस्या हो गई, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं चेक कर रहा हूं। अभी आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा होगा।
तो किस राज्यक्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पूर्वोत्तम भाग में कहां पर स्थापित किया गया था? तो पूर्वोत्तम भाग में ये कहां पर स्थापित किया गया था? ये धौली मुख्य शिलालेख में क्या किया गया था? धौली मुख्य शिलालेख में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, धौली मुख्य शिलालेख में इसकी स्थापना क्या है की गई थी। धौली कहां पर पड़ता है? ये धौली उड़ीसा में पड़ता है। धौली कहां पर पड़ता है? तो धौली ये उड़ीसा में पड़ता है। चलिए, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? उसके साम्राज्य विस्तार की, उसके प्रशासनिक इकाई की, उसके धार्मिक विचार की, उपरोक्त सभी की। तो अशोक के शिलालेखों की हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? उपरोक्त सभी, उसके साम्राज्य विस्तार की भी, उसके प्रशासनिक नीतियां, उसके धार्मिक विचार, उपरोक्त सभी की जानकारी हमें क्या है? अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होती है। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में हुआ करती थी? तो मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा? तो मुद्रा मेन थी पढ़ प्रचलित हुआ करती। पढ़ क्या है? पढ़ देखा जाए प्रचलित हुआ करते थे। उसके साथ साथ पढ़ के साथ साथ और भी मुद्राएं मिलेंगी। कसारपड़ मिल रही है, मासक मिल रही है, काकड़ मिल रही है, ये सब मुद्राएं हुआ करती थी। सबसे अधिक प्रचलित पढ़ हुआ करती थी। कसारपड़ किस लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए, सामान तौलने के लिए, भूमि मापने के लिए, नियम बनाने के लिए। तो कसारपड़ का प्रयोग लेन देन में किया जाता था। तो वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या किया जाता था? वस्तुओं को खरीदने के लिए कसारपड़ का प्रयोग किया जाता था। कसारपड़ का प्रयोग क्या है? किया जाता था। राइट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगर ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम अगर चर्चा करते हैं तो देखते हैं सर कि मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता था? स्वर्ण एवं चांदी, चांदी एवं ताम्र, ताम्र एवं कांसा और स्वर्ण एवं ताम्र। तो मौर्य काल में देखा जाए तो सोने के ज्यादा सिक्के नहीं देखने को मिलता है। चांदी व ताम्र के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं और इनके लिए क्या है? सिक्के ढालने के लिए चांदी व तांबे का प्रयोग किया जाता था। चांदी व तांबे का प्रयोग किया जाता था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन होता था? चांदी तथा धातु का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष और रंगमंच का प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक। तो आपको बता दीजिए, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक जो अधिकारी होता था, वो रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक हुआ करता था। सिक्कों का जो परीक्षक हुआ करता था वो कौन करता था? वो रूपदर्शक नामक अधिकारी करता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? अभी हमने बताया, भारतीय समाज को उसने 7 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। ये 7 भाग हुआ करते थे। ये 7 भाग हुआ करते थे। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया गया। अभी हमने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में विचार कीजिए, कौन से अभिलेख अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख करता है? इनमें से तो सहबाजगढ़ी, मास्की, सोगौरा और महास्थान। सोगौरा ताम्रपत्र कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। महास्थान कहाँ पर स्थित है? तो महास्थान बंगाल में स्थित है। और इन दोनों में निपटने, अकाल से निपटने के लिए क्या है? निपटने के उपायों को अन्न भंडार के रूप में किया गया है। तो तीसरा चौथा इसका सही जवाब है। तीसरा चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन से एक स्थान है जहां पर खाद्यान्न के देश के संकट के समय उपयोग सुरक्षित रखने के विचार प्राचीनतम शाही आदेश है? सिंपल सा है, सोगौरा भी हम बता चुके हैं। सोगौरा स्तंभ लेख। आद्यमात्रक भूमि क्या थी? वह भूमि जिस पर अच्छी बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, वह भूमि जिन्हें बिना वर्षा का खेती ना हो सके, बंजर भूमि और कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी। आद्यमात्रक भूमि कौन सी हुआ करती? तो कौटिल्य ने एक अक्षय जनपद की विशेषताओं के रूप में उल्लेख करते हुए कहा है कि भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए और वो भूमि कैसी हो? आद्यमात्रक हो, मतलब ऐसी भूमि हो जिसमें बिना वर्षा के भी क्या है? अच्छी खेती हो जा सके। बिना वर्षा के भी क्या है? अच्छी खेती हो जा सके। द्रोण क्या है? तो द्रोण एक प्रकार का माप है। क्या है? द्रोण एक प्रकार का माप है। अनाज मापने के लिए द्रोण का प्रयोग किया जाता है। भूमि छिद्र न्याय का है? तो भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को पट्टे पर देना, भूमि को जोतने का अधिकार। तो भूमि छिद्र न्याय क्या हुआ करता है? भूमि को सबसे पहले जिसको जोतने का अधिकार मिलेगा उसे भूमि छिद्र न्याय के नाम से जाना जाता है। चलिए फटाफट तेजी करा देते हैं, चीसू आ रहा है लग रहा है मुझे ओबीएस पर। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक लेख से है?
तो आपको बता दिया जाए, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र राज्य का संबंध जो है वो कुम्हरार और बुलंदी बाग से अवशेषों से, कुम्हरार और बुलंदी बाग के अवशेषों से। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेखों के कारण और गुप्तकालीन सिक्के मंदिर हो। तो क्या कालसी प्रसिद्ध किसके लिए? अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन प्रशासन के समापा का संबंध बताओ भैया, समापा का संबंध अभी हमने आपको बताया था। तो समापा का संबंध जौगढ़ से, जौगढ़ धौली और जौगढ़ उड़ीसा में कलिंग का क्षेत्र से हुआ करता था इसका। मौर्य काल में बहुविवाह को प्रोत्साहन दिया था, दास विवाह प्रचलित थी, बहुदेववाद की पूजा पर रोक लगी थी और पशु हत्या पर रोक लगाई थी। बिल्कुल पशु हत्या पर यहाँ पर क्या है? रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम शासक ने गिरनार में झील का निर्माण करवाया था। कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन, अश्वनुगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर हुआ करता था, तो सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो आपको बता दिया जाए, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ईसवी सन के पूर्व, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पड़ेगा, ईसवी सन के पूर्व की बात हो रही। महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, मतलब किसका संबंध है? जो जल संसाधन की ओर। तो ईसवी सन के पूर्व की बात करेंगे, ईसवी सन के पूर्व, तो ईसा पूर्व के पहले की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त और अशोक आएगा। ये ईसा पूर्व के बाद आता है, तो इसका संबंध किससे है? तो दूसरा और तीसरा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल बताते हैं। देखिए, जब सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया तो 300 बीसी के आसपास में कराया गया। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया ईसवी सन के पूर्व, यानी कि ईसा के पूर्व कुछ शताब्दियों में रुद्रदामन का जो काल आता है वो ईसवी में आता है। उसका काल जो है चंद्रगुप्त और अशोक का काल, ठीक है, वो ईसापुर में आता है। अब आपके दिमाग में आएगा महापद्म नंद भी तो ईसापुर में आता है। महापद्म नंद का सुदर्शन झील से कोई संबंध नहीं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्य ने जल संसाधन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया? किलका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त किया। मौर्य काल में टैक्स छुपाने को में से कौन सा दंड दिया था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा दंड दिया था? टैक्स छुपाने के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता था। आज के प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त हो रही है। कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया तेजी से सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।